हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ मुहब्बल वतन पाकिस्तानियों के लिए, तो मेक श्योर इस वीडियो को गौर से देखना और जितना हो सके शेयर करना, क्योंकि इस वीडियो की हमारे पाकिस्तान को इस वक्त शदीद ज़रूरत है। नौजवानों तक ये मैसेज पहुंचना चाहिए। ये आप मैप देख रहे हैं, 1947 में हिंदुस्तान और पाकिस्तान का क़याम होता है, जबकि 1948 में इसराइल का क़याम होता है और 1949 में चाइना का। अब हिंदुस्तान जो है वो अपने धर्म के नाम पे बनता है हिंदुस्तान, पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह पे बनता है और इसराइल हजरत इस्राइल अलैहिस्सलाम के नाम पे बनता है। चाइना उनका एक अपना सिस्टम था, वो पहले से बना हुआ था, आज़ाद हुआ। अब ये किसी इंसान का प्लान नहीं था, ये प्लान था रब्बुल आलमीन का, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का, जो अल्लाह ताला ने ये एक ब्लॉक आगे पीछे पैदा किया इस दुनिया में। पाकिस्तान को दोस्तों जानना निहायत ज़रूरी है आपके लिए भी। हमारा वतन पाकिस्तान इस वक्त बेशक गुर्बत में है, हम अपने वतन में एक लिखने वाला पेन तक नहीं पैदा करते, मगर पाकिस्तान के पास दुनिया की जदीद तरीन मिसाइल टेक्नोलॉजी है, दुनिया का जदीद तरीन जंग लड़ने का सामान है। दुनिया में जहाँ पे भी फौजी एक्सरसाइजेज होती हैं, हमारी फौज नंबर 1 पे आती है। इसकी क्या रीज़न है, क्या वजह है कि हमारे पास खाने को पैसे नहीं है, मगर हमारी जो फौज है, जो हमारे पास हथियार हैं जंग लड़ने के, वो जदीद तरीन है। ये एक मौजज़ा है, ये आपने दिमाग में रखना। लैलतुल कदर की रात को मौजज़ा के तौर पे ये वतन क़याम में आया। उसके बाद इस वतन को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इतना मजबूत बनाया कि इमाम मेहदी की फौजें यहाँ से निकलेंगी। दज्जाल से जो जंग होनी है, जो हमने जंग लड़नी है, वो यहाँ से निकलनी है। 57 इस्लामिक मुल्कों के सरबराह का लाइक बादशाह होने का ताज आपके वतन के पास है, पाकिस्तान के पास। आज हमने फ़लस्तीन के लिए भी आवाज़ उठा दी और हम आगे जाके और हर जगह पे आवाज़ उठाने वाले हैं। इस ब्लॉक को लगाने का ये फ़ायदा है, आप लोगों को दिखाने का ये मकसद है कि आप समझ सकें इस चीज़ को गौर से कि पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने किस नेमत के साथ पैदा किया। हमारे फौजी जो हैं, हमारी जो आर्मी है, उसका एक्चुअल मकसद क्या है, इस मुल्क को इतना मजबूत बनाने का एक एक्चुअल जो मकसद है वो क्या है इसके पीछे, वो यही है कि हमने आखिरी दौर की जंगें लड़नी है। इस फौज ने आखिरी दौर की जंगें लड़नी है। गजवा हिंद इस फौज ने लड़ना है। इस फौज ने हज़रत इमाम मेहदी के जो झंडे हैं वो गाड़ने हैं, हज़रत इमाम मेहदी के साथ जाके दज्जाल का मुकाबला करना है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पीछे इसी फौज ने जाके खड़े होना है। अब इस फौज को कमज़ोर करने का एजेंडा कैसे बनता है? पूरी दुनिया ने कुव्वत लगा ली, पूरी दुनिया ने, यहूदी लॉबी होगी या फिर अमेरिकी लॉबी होगी या हिंदुस्तान की लॉबी होगी, कुव्वत लगा ली, इस मुल्क को कमज़ोर नहीं कर सके। यहूदी इस चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से जानते थे कि जिस दिन हम पाकिस्तान को कमज़ोर करने के लिए आगे बढ़ेंगे, ये हमारा सफाया कर देंगे। इतना सा इसराइल है, बहुत अच्छे से जानते थे अगर हम खुद जाके डायरेक्ट होते हैं तो हमें ठोक दिया जाएगा। उन्होंने क्या किया, उन्होंने हमें हिंदुस्तान के साथ उलझा दिया, क्योंकि उन्होंने एक ऐसी कौम ढूंढी जो मुसलमानों से बेहद नफरत करती हो। वो एक हिंदुत्व की सोच थी, जो कि वाकई मुसलमानों से निहायत नफरत करते हैं। वो सोचते हैं हम वाजिबुल कत्ल हैं। जो उनके मुल्क में हो रहा है वो हमें रोज़ नजर आता है कि मुसलमान को मकान तक किराए पे नहीं मिल रहा। ये हाल है हिंदुस्तान का। नरेंद्र मोदी एक फाशिस्ट गवर्नमेंट उन्होंने बैठाई वहाँ पे, पिछले 20 साल से उसी की हुकूमत लेके आ रहे हैं। उसके बाद आरएसएस एक तंजीम, वो भी यहूदी प्लांटेड तंजीम। अब आपने ब्राह्मण्स के बारे में पढ़ना है। ब्राह्मण्स कौन है? यहाँ पे एक किताब है, अमेज़ोन पे भी आपको मिल जाएगी, आर्यंस एंड ब्राह्मण्स के नाम से है, ठीक है। जब ये आर्यंस वहाँ से चले थे, ये बेसिकली बनी इसराइल से हैं और ये हिंदुस्तान में आके ब्राह्मण डिक्लेयर हो गए थे। बनी इसराइल वालों के साथ ब्राह्मण्स का 99% डीएनए मैच करेंगे, ये किताबों में लिखा हुआ है। 99% इनका डीएनए सेम है। सो ये एक ही बेसिकली ब्रीड है जो कि मुसलमानों से बहुत नफरत करती है। पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करने की हर पेज पे भरपूर कोशिश की गई, मगर कोई एक बाल तक नहीं उखाड़ सका, एक ईंट का टुकड़ा तक हमारा कोई नहीं जा सका, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर क्या होता है? फिर एक फितना प्लांट किया जाता है पाकिस्तान में यहूदी लॉबी का, एक इल्यूमिनेटी का सिस्टम इमरान खान के नाम से। जब पाकिस्तान में ये फितना प्लांट होता है, हमारी आर्मी के खिलाफ किस तरीके से सिस्टम्स निकलते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जनाब जब इसको निकाला है इस तरीके से निकला, ये तो वो तो ऑटोमेटिक हो गया। नहीं, जब ये बंदा ईरान में जाता है, ईरान में जाके बयान देता है कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है, दहशतगर्द पाकिस्तान की फौजें पैदा करती हैं, जबकि हमारे आईएसआई चीफ होते थे उस टाइम पे हाफिज आसिम मुनीर साहब, इनको मना करते हैं कि ये आपने क्या किया। इस तरह की हरकतें कि लाइक फौज को कमज़ोर किया जाए, डिफरेंट साइडों पर जाके बदनामी की जाए फौज की। टीटीपी वालों को खान साहब ने बोला कि हमारे भाई हैं जो कि पाकिस्तान में खुली दहशतगर्दी करते हैं। उसके बाद टीएलपी एक इस्लामिक जमात जो कि पाकिस्तान में थी, जो एक्चुअल में इस्लामी कानून लाना चाहते थे, पाकिस्तान में इस्लाम के कवानीन पे जाना चाहते थे, उनको दहशतगर्द डिक्लेयर करवा दिया 2018 में। मौलाना खादिम हुसैन रिजवी साहब जो कि टांगों से मजूर हो चुके थे, उनकी इतनी ज़ईफ़ उम्र थी, सफ़ेद दाढ़ी और एक नेक इंसान थे अल्लाह के, उनको उठा के पटका गया।
एक 2 पुलिस वाले उनकी टांगें पकड़ते थे और 2 बाजू, और उनको घुमा घुमा के दीवारों में मारा गया। उनके ऊपर इतना तशद्दुद किया गया। किसकी गवर्नमेंट में? इमरान की गवर्नमेंट में। 36 लोगों को, 36 के 36 हाफिज कुरान थे, मार मार के उनको गोलियां, उनको शहीद कर दिया गया। उसके बाद सैकड़ों लोगों पे गोलियां चली, सीधे छठे मारे गोलियों के। और फिर जब हस्पतालों में गए तो हस्पतालों को आगे से इमरान की गवर्नमेंट हुकूमत हुक्म देती है कि इनको आप नहीं भर्ती करेंगे क्योंकि ये दहशत करता है। तो बच्चे, हाफिज कुरान बच्चे तड़प तड़प के मार गए। फिर इमरान रियाज नाम का एक और फितना जिसको प्लांट किया गया था पीटीआई की जानिब से, उसके थ्रू वीलॉग्स करवाए गए। उसको न्यूज चैनल्स पे बिठा के बकवाया गया कि इनको घरों से उठाओ और फिर मारो, इनको सड़कों पे कुछ ना को, इनके घरों में जाओ, इनको घरों से उठाओ और इन पे तशद्दुद करो। और वही हुआ। जो बच्चे घरों में चले गए उनको घरों से घसीटा गया। चादर और 4 दीवारी का असल में तकद्दस पमाल किया गया 2018 में। उलमा कराम की बीवियों को, बेटियों को, जो एक्चुअल में चादर और 4 दीवारी में रहने वाली औरतें, सनम जवेद जैसी ठुमके लगाने वाली नहीं, एक्चुअल में चादर और 4 दीवारी में रहने वाली औरतें, बापर्दा औरतें, उनको मारा गया, उनको पीटा गया, उनको बालों से पकड़ के घसीटा गया। किसके कहने पे? इमरान के कहने पे। पाकिस्तान को एक नॉन मुस्लिम कंट्री करने की फुल ट्राई की गई कि अवाम को ईया का नाबुदु व ईया का नस्ताइन का चूरन खिलाओ और इधर से इस्लाम खत्म कर दो। इमरान की हुकूमत में औरतें सड़कों पे नाची, पेट नंगे होने लग गए थे और ये सारा गंद होने लग गया। अब अपनी ईमानदारी से बताओ, ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे एक वतन बनाओ, उसमें ये गंद हो रहा, ये फाशी हो रही है। उस फहाशत को हम अक्ल के अंधे होकर सपोर्ट कर रहे थे। इसको कहते हैं फ्री मेसनरी, फ्री मेसन्स, एंड इन अनदर वर्ल्ड इल्यूमिनाटी। ये इल्यूमिनाटी का साइन है जो कि इमरान खान की काफी सारी तस्वीरों में आपको मिलेगा। पाकिस्तान को लिटरली एक कमजोर मुल्क बनाने की कोशिश की गई। क्यों? क्योंकि जब इसराइल से इंटरव्यू होता है, इसराइल के फॉरेन मिनिस्टर्स और जो इनके बाकी मिनिस्टर्स हैं वो क्या कहते हैं? 57 इस्लामिक ममालिक में हमें किसी से खतरा नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान से, क्योंकि ये कलमे के नाम पे बना है। और वो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि पाकिस्तान एक वाहिद ऐसा मुल्क है जो इस्लाम की जंग लड़ने वाला आखिरी दौरों में। हमारे पाकिस्तानियों को नहीं बताया जाता क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो हुकूमत आती है फुदू लगा के निकल जाती है। लिटरली अभी भी हुकूमत में जो लोग हैं, मैं उनका साथ नहीं देता, सीधी और साफ बात है। नून लीग होगी, पीटीआई होगी, पीपल पार्टी होगी, दे ऑल आर सेम। ये सब एक ही थाली के बैंगन है। अब मैं अगर किसी पार्टी को चाहूंगा, अगर पार्टी है तो मैं चाहूंगा भाई टीएलपी आ जाए, और अगर पार्टी ना आए तो मैं चाहूंगा फौज आ जाए। मेरी मेन जो है, मेरा मेन सपोर्ट यही है कि यार आर्मी की हुकूमत आ जाए इस मुल्क में। जिस मकसद के लिए बना ना, उस मकसद को पूरा करें। पर अगर आर्मी की हुकूमत नहीं आती तो फिर टीएलपी को ले आओ। दे आर मिलियन टाइम्स बेटर देन दीज पीपल। साद हुसैन रिजवी अभी भी उसी घर में रह रहा है, ठीक है। इतनी इन लोगों की सिंपल लाइफस्टाइल है। साद हो गया, मौलाना खादिम हुसैन रिजवी साहब हो गए, इन्होंने तो यार लाइक वो लग्जरी लाइफ का सोचा भी नहीं है। और खादिम हुसैन रिजवी साहब ने इनकी अच्छी परवरिश की है अपने बेटों की हिसाब से। आप कभी मिलो इनको, कोई भी बंदा मिले, इज अ डाउन टू अर्थ का है यार, बहुत डाउन टू अर्थ है साहब। मैं मिला हूँ रियल लाइफ में भी, बचपन में भी मिला हूँ काफ़ी दफ़ा। लाइक हमारे तो मल्लेदार थे, हमारा इनके साथ बड़ा अच्छा ताल्लुक रहा है। दीज आर ब्यूटीफुल पीपल। या तो ये नहीं कि मेरे मल्लेदार थे मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं ये देख के सपोर्ट कर रहा हूँ कि इस लेवल पे आके भी उस बंदे ने अभी तक अपनी गाड़ी तक नहीं खरीदी। क्यों? वो कहता है मेरे को पैसे ही नहीं, असी कमाए नहीं कभी इस साइड के पैसे, मोटरसाइकिलों पे घूम रहे हैं। मगर जब कोई जलसा वगैरह होता है, कोई टीएलपी का भाई आता है गाड़ी पे पिक करके ले जाता है, ऑब्वियसली सिक्योरिटी इशूज़ है, इस वजह से जाना पड़ता है। मगर अपनी गाड़ी गुड़ी कोई नहीं है अभी तक साथ के पास, ये आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। सो आपको ऐसा ही हुक्मरान चाहिए गरीब मुल्क में जो हज़रत उमर बिन खत्ताब वाला असूल लेके आए, हज़रत उमर फ़ारूक वाले लॉज लेके आए। आपको ऐसा कोई हुक्मरान चाहिए। अगर वो नहीं तो फिर आर्मी आ जाए, क्योंकि अगर आर्मी भी आ जाती है ये मुल्क स्टेबल हो जाएगा। मगर अगर ये मुल्क इन खून चूसने वाले भेड़ियों के हाथ में दिए रखा तो इस मुल्क का कोई फ्यूचर नहीं है। मगर फौजें हज़रत इमाम मेहदी की फिर भी यहीं से निकलनी है। अल्लाह ताला ने इसी फौज से काम लेना है। ये जो फौज है हमारी पाक फौज, इसी से ही अल्लाह ताला ने सारे काम सर अंजाम करवाने हैं। सो ये वीडियो दोबारा बेशक देखो, गौर से देखो कि ये सर्कल क्या है, ये सुनैरियो क्या है कि हमारे पास रोटी खाने के पैसे नहीं है, मगर दुनिया की जदीद तरीन मिसाइल टेक्नोलॉजी हमारे पास है। हमारे पास पक्के मकान बनाने के बेशक अवाम के पास पैसे ना हो, मगर दुनिया का जदीद तरीन असला हमारे जो फौज है उसके पास है कि अगर अमेरिका से भी हमारी जंग लग जाए तो हम उन्हें भी टक्कर दे सकते हैं। हमारी इसराइल से जंग लग जाए हम उसे भी टक्कर दे सकते हैं। हमारे साथ पूरी दुनिया इकट्ठी होकर लड़ ले, हम पूरी दुनिया से लड़ने के काबिल है कि हम तो मरेंगे जनाब, तुमको भी लेके मरेंगे, हमारा वो साथ है। हमारे पास इतने एटॉमिक असासे हैं कि अगर हमसे पूरी दुनिया इकट्ठी होकर लड़ने आ जाए हम पूरी दुनिया को लपेट सकते हैं। पाकिस्तान से लड़ना पूरी दुनिया के लिए खुदकुशी के बराबर है। अगर हम कमज़ोर होते तो अभी तक इंडिया हम पे हमलावर हो जाता जनाब। इसराइल हमारा खुला दुश्मन बैठा है, वो हमलावर हो जाता।
کوئی ہم پہ حملہ نہیں کرتا. بس یہ دماغ میں رکھو. کون سا اسلامک ملک انہوں نے چھوڑا جس پہ حملہ نہیں کیا؟ آپ ہسٹری نکالو، تقریباً ہر ملک پہ حملہ ہو چکا ہے سوائے پاکستان کے. پاکستان پہ خود حملہ نہیں کر سکتے تھے تو BLA TTP جیسی جماعتیں، مارنگ بلوچ جیسی جماعتیں انہوں نے پلانٹ کی. اب مارنگ بلوچ کو اتنا جو پیسہ آ رہا ہے وہ کہاں سے آ رہا ہے؟ خود سوچو یار، یہ جو دھرنے دے رہے ہیں، سسٹم جن لوگوں کے ہو رہے ہیں، پیسہ کہاں سے آ رہا ہے ان کے پاس؟ یہ جو احتجاج کر رہے ہیں، جلوس نکال رہے ہیں، یہ فری نہیں ہوتے، یہ فنڈنگز پہ ہوتے ہیں. جو انسان اندر کی باتیں جانتا ہوگا میری بات سے ایگری کرے گا کہ ان چیزوں میں ملینز آف ڈالرز کی فنڈنگز ہوتی ہیں. کہاں سے آ رہا ہے؟ کون ان کو دے رہا ہے فنڈنگز؟ PTI کو فنڈنگز کہاں سے آ رہی ہیں؟ یہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی سپیچیں سن لو. چلو روکی تو چینے شینے پہن کے گھوم رہا ہے. کسی اللہ والے کی بات ہی سن لو. کسی اللہ والے کو غور سے سنو. آپ لوگ ان لوگوں کو انفالو کر دو گے. سارے کے سارے سیم ہیں، سب ایک ہی تھالی کے بینگن ہیں. میں کسی ایک حکومت کے ساتھ نہیں کھڑا. جتنی میں نے حکومتیں دیکھی ہیں نا پاکستان میں کسی ایک کے ساتھ بھی نہیں کھڑا. اگر کوئی سوچے کہ بھائی ادھروں پیسے پھاڑ لیں ادھروں پیسے پھاڑ لیں، بھائی میں ان سب پہ لعنت بھیجتا ہوں. سب سے بڑی لعنت میں PTI پہ بھیجتا ہوں، کیونکہ ملک سے جو انہوں نے دشمنی کی ہے وہ کسی اور نے نہیں کی. الطاف حسین سے بڑے غدار یہ لوگ ہیں. سو یہ بات دماغ میں رکھنا، پاکستان کا ایک ہی حل ہے، یا مارشل لا یا TLP، دوسرا کوئی حل نہیں ہے. ہوپ فلی اگر آپ لوگوں کو ویڈیو یہ میری جان کے ٹوٹو پسند آئی ہے، اپنے چاہنے والوں کو ضرور شیئر کرنا، اور ان کو شیئر کرنا جو وطن سے محبت کرتے ہیں. اللہ حافظ.